राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भाकरी में मैं पहले भी आया था और आज भी आपके बीच में आया हूं। हमारे इस कार्यक्रम के, जिसको मैं पानी और पर्यावरण की पाठशाला आप सबके माध्यम से हम करेंगे, इसको मैं पानी पर्यावरण पाठशाला का नाम दूंगा। इसके हमारे आज के अध्यक्ष श्रीमान शेर सिंह जी, और दूसरा नाम कहूं तो बहादुर सिंह जी। बहादुर सिंह जी हैं और हमारे बड़े ही सौभाग्यशाली ये गांव है, इलाका है। ऐसे प्रिंसिपल हमें मिले हुए हैं जो प्रकृति के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करते हैं। ऐसे हमारे अध्यक्ष जी, हमारे बीच में हमारे भूगोल के व्याख्याता छोटे भाई पवन जी और हमारे पीटीआई साहब विक्रम जी, सभी शिक्षक साथी, प्यारे छात्रों और छात्राओं। आपको याद है मैं कब आया था यहाँ स्कूल में? लेकिन तब आया था और आज आया, उसमें क्या फर्क नजर आ रहा आपको? देखो, आपका प्रोग्राम है, शांति से प्रोग्राम करेंगे, आपसे बात करेंगे, संवाद करेंगे। आप बताओ, पहले जब आए थे तो संदेश वही था, आज भी संदेश वही, लेकिन फर्क क्या है? कौन बता रहा है? बताओ। देखो, पहले जब आए थे तो हम चप्पल जूते पहन के सब आए थे, और आज आया हूं तो कैसे आया हूं? है कि नहीं है फर्क? अब आप बताओ, आपके जीवन में आज से पहले कोई नंगे पैर मांगने के लिए आया था क्या? नहीं आया। और आगे पता नहीं को आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है। और आएगा भी मांगने के लिए तो पता नहीं कितने साल बाद आएगा। हो सकता है आपकी जब गर्दन हिलने लग जाए तब कोई मांगने के लिए आएगा। तो मैं तो आज ही आपके बीच में आया हूं। तो आप मुझे ये बताओ कि कोई आपके पास में नंगे पैर आकर के और कोई संदेश लेकर के आए तो उसको जीवन में स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसको हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में फैलाना चाहिए कि नहीं फैलाना चाहिए? तो मेरा जो संदेश है, जो मैं आप सबके बीच में लेकर के आया हूं, उसको आप कहां तक ले जाओगे? कहां तक ले जाओगे संदेश को? गली मोहल्ले तक। शाबाश। क्या नाम है बेटा? अरे क्या नाम है? विकास पारीक। विकास बात कर रहा है डेवलपमेंट की। विकास के नाम की ताली बजाओ। प्यारे बच्चों, आज ये जो पानी पाठशाला आपके बीच में हो रही है, इस पानी पाठशाला के लिए सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद इस बात के लिए दूंगा क्योंकि पानी और पेड़ का जो रिश्ता है वो बड़ा गहरा है। पानी और पेड़ में जो गठजोड़ है, वो जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, वैसे पानी और पेड़ हमारे लिए माँ बाप है। और प्रिंसिपल साहब पानी और पेड़ के लिए जो काम कर रहे हैं यहाँ पे स्कूल में, ये राज्य सरकार के लेवल तक सम्मानित हो तो भी कोई कम बात नहीं है। इसलिए एक बार पूरे वापस से प्रिंसिपल साहब का धन्यवाद तालियों के माध्यम से। प्यारे बच्चों, आपके जीवन का टारगेट है कि हम अच्छा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टेक्नोक्रेट बने, वैज्ञानिक बने, हम पैसे वाले बने, गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो। ये आपका टारगेट है। यही आपका टारगेट आपके माँ बाप का है और यही टारगेट आपके गुरुजी का है। मतलब केवल पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके और हम अच्छी जगह पे पहुंच जाए, हमारा जीवन अच्छी तरीके से गुजर जाए, केवल ये आपका टारगेट है। यही है कि नहीं है? हाथ खड़े करें, किसका टारगेट है ये? हाथ खड़े करो। पढ़ाई करके नौकरी लगना किसका टारगेट है? सही बात है, सबका है। सबका टारगेट यही है ना? ये टारगेट अधूरा है। सुनिए, ये टारगेट अधूरा है। ये लड़कियां यहाँ पे ज्यादा हैं और मैं आप दोनों से, लड़के और लड़कियों से ये निवेदन करता हूं, नंगे पैर चल करके आया हूं कि आपको पढ़ाई के साथ साथ जितना महत्व पढ़ाई का है अपने जीवन में, अपने दैनिक दिनचर्या में, उस पढ़ाई के साथ साथ आज से आप ये तय कर लो कि हमें पानी और पेड़ को भी महत्व देना पड़ेगा। आधा हिस्सा पढ़ाई का, आधा हिस्सा पानी और पेड़ का। तो पानी, पेड़, पढ़ाई, तीनों को जोड़ के चलो। यदि आपने तीनों को जोड़ के और जीवन में धारण कर लिया, दैनिक क्रियाकलापों में उतार लिया, तो आपके जीवन की खुशहाली को, आपके घर की खुशहाली को कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा यही निवेदन है कि पानी और पेड़, इनको पढ़ाई के साथ जोड़िए। जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? तो एक नारा लगाएंगे जोर से, बुलंद आवाज में। हमारे एमएलए साहब भी इस गांव के हैं, तो एमएलए साहब के घर तक भी आवाज जानी चाहिए कि कोई स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है। सुनो जोर से, मैं बोलूंगा पानी, पेड़, पढ़ाई। आप बोलोगे हम सबकी है लड़ाई। पानी, पेड़, पढ़ाई, दोनों हाथ ऊपर करके सुनिए, दोनों हाथ ऊपर करके। ये लड़कियां दोनों हाथ ऊपर करके फिर बोलेंगे पानी, पेड़, पढ़ाई। आधी बच्चों की नहीं है, हाथ ऊपर करके बोलो। और आवाज भी धीरे आ रही है। विकास जोर से, पानी, पेड़, पढ़ाई। पानी, पेड़, पढ़ाई। देखो, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, या ये कहें कि हमारी जो पहले की पीढ़ियां हैं, वो इस प्रकृति के साथ में रहकर के जीते थे, प्रकृति का सम्मान करते थे, पानी और पेड़ के साथ में नाता जोड़ के रखते थे। आपको इतिहास के गुरुजी, हमारे भूगोल के पवन जी पढ़ाते होंगे कि हमारी जो सभ्यताएं जन्म ली, हमारी संस्कृति ने जो जन्म लिया, वो नदी के किनारे लिया। क्यों प्रिंसिपल साहब? सारी सभ्यताओं का जन्म नदी घाटी में हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पे पानी मिल जाता था, अविरल और निर्मल और सदा निरा नदी बहती थी, इसलिए सभ्यताओं ने जन्म लिया। हमारे भारत के जो धर्म ग्रंथ लिखे गए, वो पेड़ के नीचे लिखे गए। तो जब भारत का इतिहास पेड़ के नीचे लिखा गया, हमारी सभ्यताओं ने नदी किनारे जन्म लिया, तो फिर आज कौन सी ऐसी समस्या आ गई कि हमारे पे इतना बड़ा वैश्विक संकट पानी और पर्यावरण का आ गया? इसके पीछे कोई दोष नहीं है, दोष है तो हमारा खुद का है। इस मानव ने आजादी से लेकर आज तक जो प्रगति करी है, जो विकास किया है,
वो प्रकृति को मार के किया है। और प्रकृति को मार के और विकास करना एक दीर्घकालीन विकास नहीं है, एक सुनियोजित विकास नहीं है। इसलिए आज हमारे सामने इतनी समस्याएं हैं पर्यावरण से। आप रोज अखबार पढ़िए, 5वीं तक के बच्चों की तो छुट्टियां कर दी और 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को मास्क लगा के लिए आने के लिए कह दिया। और राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कहूं तो पूरा उत्तर भारत अभी इतनी भयंकर प्रदूषण की चपेट में है। AQI 500 के पार चला गया। आज के पेपर में था प्रिंसिपल साहब 500 के पार AQI चला गया। आप सौभाग्यशाली हो, सूरज भगवान के दर्शन होते हैं। निमरा से आगे जाइए, सूरज भगवान के दर्शन नहीं होंगे, आदमी नहीं दिखते, गाड़ियां चलते रहो आपस में टकरा रही है। ये हालात हमारे आज है। आप सोचिए जब आप बड़े होंगे, आप जब बड़े होंगे, आप जब वयस्क होंगे और आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी होगी, परिवार की जिम्मेदारी होगी, खुद के जीवन को जीने की जिम्मेदारी होगी, तब इस भारत का क्या हाल होगा। इस बढ़ते हुए जनसंख्या के दौर में आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है और साथ में प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। वैश्विक समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं तेजी से आपके सिर पे आ रही है। तो आप कल्पना कीजिए आपका जीवन सुरक्षित हाथों में है या नहीं है। आपके सर पे हमेशा प्राकृतिक आपदाओं का एक खतरा मंडराया हुआ है। थोड़े दिनों पहले कोरोना आया था, वो प्राकृतिक आपदा थी, वो इस प्रकृति का क्रोध था। कभी भी कोई भी क्रोध इस प्रकृति का हमारे पे आ सकता है, कोई भी वायरस आ सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। तो हमारा जो सपना है टेक्नोक्रेट बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, इस सपने को पूरा करने के लिए हमारे जीवन में खुशहाली हो, हमारी प्रकृति में खुशहाली हो, हमारे देश में खुशहाली हो, राम राज्य की स्थापना हो, सुजलाम सुफलाम का भारत हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, ये सब तभी संभव है जब आप पढ़ाई के साथ साथ पानी और पेड़ को महत्व दोगे। तो पानी और पेड़ को, इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को आप अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाओ। कल के पेपर में था, अब सरकारें भग रही हैं, ऊर्जा क्लब का गठन किया जा रहा है स्कूलों में, बच्चों को डेली रूटीन में पर्यावरण के साथ में, प्रकृति के साथ में जोड़ा जा रहा है। आपको ये ज्ञान सरकार नहीं दे सकती, आपको ये ज्ञान आपके गुरुजी दे सकते हैं, ये ज्ञान आपके घर वाले दे सकते हैं। आप अपने घर में देखिए, पानी के साथ में हमारे बुजुर्गों का बहुत गहरा रिश्ता है, पेड़ के साथ में अध्यात्म जुड़ा हुआ है। तो इस पानी और पेड़ को आप अपने जीवन में उतारो। दो चीजें हैं, एक है शिक्षा और एक है विद्या। शिक्षा और विद्या, कोई विद्यार्थी बता सकता दोनों में क्या फर्क है? शिक्षा और विद्या, शिक्षा तो जो आप पढ़ते हो ये शिक्षा है, पढ़ना, रखना और अपना जीवन के लिए नौकरी प्राप्त करना ये शिक्षा है। ये आधुनिक शिक्षा हमें लूटपाट सिखाती है, ये आधुनिक शिक्षा हमें स्वार्थ सिखाती है, अपना भला कैसे हो। और विद्या क्या है? विद्या है भारत की प्राचीन विद्या, भारत का वो पुराना ज्ञान जो ऋषि मुनियों ने हमारे को दिया, हमारे दादा दादी ने हमारे माँ बाप को दिया, हमारे गुरुजी ने हमारे को दिया, लेकिन हम उस विद्या से दूर हैं। तो आपको जीवन में शिक्षा के साथ जो आज आप पढ़ते हो किताबों में, इसके साथ में आपको विद्या को जोड़ना पड़ेगा। इसको सीधी सीधी भाषा में समझाओ, पेड़ों से क्या क्या लाभ है आपने देख लिया, पढ़ लिया, अखबार में पढ़ लिया, किताब में पढ़ लिया। और पेड़ लगा करके देखना वो विद्या है। प्रिंसिपल साहब ने पौधे लगाए स्कूल की बाउंड्री में, इस तालाब में, इसकी पाल पे पौधों को लगा के बड़ा कर दिया, बड़े होते हुए आप सबको दिखाई दे रहा है। तो प्रैक्टिकल में काम किया है इन्होंने, ये है विद्या। किताबों में पढ़ते हो ये है शिक्षा, प्रैक्टिकल करना वो भारत की विद्या है। तो इस आधुनिक शिक्षा को जो आप पढ़ते हो, लूटपाट और स्वार्थ की शिक्षा को, इस शिक्षा के साथ भारत का वो प्राचीन ज्ञान, भारत की जो प्राचीन विद्या है जो हमारे शास्त्रों में है, हमारे पुराने लोगों के पास में है। हमारे पुराने लोग आज के पढ़े लिखे से ज्यादा समझदार हैं, उनके पास में आपसे ज्यादा अनुभव है, आपसे ज्यादा विद्या है और आपसे ज्यादा उनके पास में वो तरीका है जीने का, वो तरीका है प्रकृति के साथ रहने का, वो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अपने पुराने लोगों के पास बैठो, उस ज्ञान का अर्जन करो, उस ज्ञान को किताब के साथ जोड़ो, उस ज्ञान को जीवन में जोड़ो, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आज आप देखिए ये हमारा भारत, इसमें पानी का संकट कितना है, आपके सबके घरों में पानी की बर्बादी होती है। पूरे संसार में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे बरसात के पानी की सबसे ज्यादा बर्बादी होती है। बरसात आती है, पानी बह के चला जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, पानी बचाने के दो साधन हैं। पानी किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता, पानी केवल बचा सकते हैं। पानी हमें परमात्मा के दिया हुआ एक अनमोल धरोहर है, अनमोल तत्व है। इस पानी को आप जोड़िए, इसको संचित करना सीखिए। विदेशों में क्या करते हैं, पानी का जो बरसात का पानी आता है उसको बहुत तरीके से संचित करते हैं और उसको काम लेते हैं। और हमारे यहाँ बरसात के पानी की कोई महत्ता नहीं है। आप देखिए पश्चिमी राजस्थान में जाइए, वहां पे हर घर में टाका बना हुआ है, उस टाके में बरसात के पानी को इकट्ठा करते हैं, उस पानी से साल भर का काम चलाते हैं। वो पानी नहीं है, वो अमृत है, उसमें सारे मिनरल्स हैं, वो परमात्मा का दिया हुआ अनमोल उपहार अमृत धारा के समान है, जिसमें कोई रोग नहीं होता, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। आज हम जो पानी पीते हैं वो प्रदूषित पानी है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा है, उसमें क्लोराइड है, उसमें यूरेनियम है। पानी पीने से भी यदि कैंसर हो सकता है, आप सुन रहे हैं मेरी बात को, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यदि पानी पीने से भी कैंसर हो सकता है तो आप बताइए आपका जीना सही है या गलत है? पानी तो पीना पड़ेगा ना। वो पानी पीने से कैंसर हुआ तो फिर जीना क्या हुआ? तो आज हमारा जो जीवन है वो जहर में है। जहर में कैसे है? हमारी हवा प्रदूषित है, हमारा पानी है वो प्रदूषित है, हम शादी ब्याह में खाते हैं मिलावटी खा रहे हैं, शादी ब्याह में जहर परोसा जा रहा है, हम बड़े चाव से खाते हैं, हमारी सब्जियों में मिलावट है, हमारे अन्न में मिलावट है। तो जब खाने पीने की तमाम वस्तुओं में मिलावट है, इस वातावरण में मिलावटी और जहर दिखाई हमें दे रहा है, तो आप बताइए आपका डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना कैसे साकार हो सकता है? आप देखिए कोरोना काल के बाद में स्थितियां ऐसी इतनी बदली है कि डॉक्टर सुबह व्यायाम कर रहा है, पार्क में घूम रहा है, वो साइलेंट अटैक आ गया। आदमी चल रहा है, उसको पैरालिसिस आ गया। आप रात को सोते हो, कोई गारंटी नहीं है सवेरे उठने के बाद में आप ठीक रह सकते हो। क्यों गुजर साहब? तो ये बड़ी समस्याएं हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे जीवन नहीं जिया जाएगा। इस जीवन को जीना है तो आपको इसको सुधारना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा, प्रकृति के साथ में नाता जोड़िए। प्रकृति को आप 1% देना सीख दो।
आपका देखो तो जीवन का उद्धार होता है। ये प्रकृति हमारे लिए भगवान है, प्रकृति हमारे लिए बहुत बड़ी दातार है। हमारे माँ बाप जब खेती करते हैं, इस धरती माता को एक बीज देते हैं। क्या देते हैं? एक बीज। थोड़े दिनों बाद में वो बीज जब पैदा होता है, फसल जब लहलाती है, तो ये प्रकृति हमें किलो में वापस करती है। हमारे किसान ने एक बीज दिया, 1 ग्राम दिया, इसने किलो में वापस दिया। प्रिंसिपल साहब ने स्कूल की पाल पे एक पेड़ लगाया, एक पौधा लगाया, वो बड़ा होकर पेड़ बनेगा, वो हमें असंख्य लाभ देगा। तो आप 1% देना तो सीखो, एक पेड़ देना सीखो, 1 ग्राम बीज देना सीखो, उसके बाद में देखिए ये आपको 100% देती है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम तो सारा का सारा खाना चाहते हैं, 1% भी देने की नियत नहीं है मानव की। प्यारे विद्यार्थियों, हवा हमारे लिए है, पानी हमारे लिए है, ये प्रकृति के 5 तत्व हमारे लिए हैं, लेकिन इनका समुचित प्रयोग, अनुशासन में रहकर के प्रयोग हमें करना चाहिए। इनकी लूटपाट करना, इनके साथ शोषण करना, अन्याय करना, ये बड़ा गलत विषय है। इसीलिए हमारी पृथ्वी का, हमारा इस पर्यावरण का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ गया है। जैसे 4 व्हीलर गाड़ी होती है, उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, अलाइनमेंट बिगड़ने के बाद में वो जाते किधर है, ले जाते किधर है, वो सही नहीं चल पाती है, उसका बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। तो वैसे ही हमारे जीवन का अलाइनमेंट, हमारे इस पर्यावरण का अलाइनमेंट बिगड़ गया है, और ये अलाइनमेंट आपको सुधारने की आवश्यकता है। अभी स्थिति ज्यादा नहीं बिगड़ी है, आप विदेशों में जाइए, जो विकसित देश है, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और इतनी ज्यादा खराब है कि वहां के लोग, पैसा बहुत है लेकिन पर्यावरण नहीं है, उनके जीवन में अमन चैन नहीं है, तो वो अपने देश को छोड़ रहे हैं और ऐसे देश में आ रहे हैं जहां पे जलवायु की अनुकूलता है, जहां पे पारिस्थितिकी तंत्र बड़ा अच्छा है, सुंदर है, जहां पे पानी और पेड़ की उपलब्धता है, ऐसी जगह वो तलाश रहे हैं। तो अनेक देश क्लाइमेट रिफ्यूजी कंट्री बनते हुए दिख रहे हैं। भारत अभी क्लाइमेट रिफ्यूजी कंट्री नहीं बना है, लेकिन यदि समय रहते हमने अपने आप को सावधान नहीं किया तो वो दिन नजदीक है, हमारा देश भी क्लाइमेट रिफ्यूजी कंट्री बन जाएगा। हम ये सोचेंगे मैं तो डॉक्टर बन गया, अब मैं भाकरी में नहीं रहूंगा, क्योंकि भाकरी में तो पानी नहीं है, सूखा है, भाकरी की हवा खराब है। अब मुझे कोई ऐसे देश में जाना चाहिए जहां पे पानी और पर्यावरण का संकट नहीं हो, जहां पे जलवायु अच्छी हो। बेटियां भी छोड़ जाएंगी घर, और घर छोड़ करके और ऐसी जगह तलाशेंगी जहां पे सुख सुविधा और जलवायु की अनुकूलता हो। तो ऐसा समय नहीं आए कि भाकरी को छोड़ना पड़े, बदनगर को छोड़ना पड़े। आप पर्यावरणीय जो चेतना है इसको जगाओ। अकेला दीप सिंह शेखावत पानी नहीं बचा सकता, अकेला मैं पेड़ नहीं बचा सकता, शेर सिंह प्रिंसिपल साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को, पूरे समुदाय को जगना पड़ेगा। समुदाय जगेगा, पूरा देश जगेगा, पूरा गांव जगेगा, तो पानी और पर्यावरण का जो संकट है वो दूर हो जाएगा, और हमारा जो गांव वो हरियाली युक्त और प्रदूषण मुक्त बनेगा। ये मैं संदेश आपके बीच में लेकर के आया हूँ। अब आप बताइए, मैंने जो बताया वो अच्छा बताया कि गलत बताया? तो इसको जीवन में उतारना है कि नहीं उतारना? उतारना है ना? तो इस नंगे पैर की यात्रा को चलाएं या बंद कर दें? आपको पता होना चाहिए, मैं 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस होता है उस दिन से मैंने नंगे पैर की यात्रा शुरू करी थी। शिक्षक दिवस से शुरू क्यों करी? इसमें भी एक कारण है, इसलिए करी क्योंकि सबसे बड़ा जो शिक्षक है वो है प्रकृति, और प्रकृति से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। इसलिए हमने शिक्षक दिवस से इस यात्रा को शुरू किया, और उस दिन से लेकर आज तक 70 दिन हो गए लगभग, मैं नंगे पैर चल रहा हूँ। 200 गांव मैंने कर दिए हैं। राष्ट्रपति जी ने और यहाँ के सरकार ने हमें सम्मानित किया, और ये चेतना जो है, ये नंगे पैर की यात्रा है। आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से हम बहुत आगे तक ले जाएंगे, आपके नाम को, इलाके के नाम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि ये जो पानी, पेड़, प्रकृति बचाने की जो नंगे पैर की यात्रा है, इसका मैसेज पूरे देश में, पूरी दुनिया में आप फैला सकते हो। कैसे फैला सकते हो? क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जाइए और जल प्यारी दीप सिंह इस नाम से आप अकाउंट को सर्च करेंगे, तो जल प्यारी दीप सिंह के नाम से आप सर्च करोगे तो आपके सारे क्रियाकलाप मिल जाएंगे। आपका जो प्रोग्राम है ये भी आपको दिख जाएगा। तो आप सोशल मीडिया से जल प्यारी दीप सिंह को सर्च करें, और वहां से इस मैसेज को, पानी, पेड़, प्रकृति के इस अभियान को पूरे देश और पूरी दुनिया में फैलाओ, हर घर में फैलाओ। तो मैं मानूंगा कि आपने इस नंगे पैर यात्रा का समर्थन किया है। इस भाकरी के हर घर में ये मैसेज जाना चाहिए, तो मैं मानूंगा कि आपने नंगे पैर यात्रा का समर्थन किया है। तो बोलो, ये मैसेज भेजोगे नहीं भेजोगे? सब अपने अपने मोबाइल से घर पे जाके इस मैसेज को उठाओ, इसको फॉरवर्ड करो। पूरे इलाके में ये मुहिम चलनी चाहिए, और हमारा इलाका आने वाले 10 साल में हरियाली युक्त, प्रदूषण मुक्त बने, हम वापस से पानीदार बने रहे। इतना ही मैं कहकर के अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।